बेटा जल्दी से अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, विच इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म हमने अपने केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में भी पढ़ी है। क्या मतलब होता है बेटा इसका मतलब होता है टू एबिलिटी टू रिड्यूस। ठीक है, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास, इट इज सिंपली अवर रिडक्शन पोटेंशियल, कि हमारा बेटा किसी भी स्पीशीज के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी एबिलिटी है कि वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो बेटा हम लोग अभी इस टॉपिक में दो तरीके का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी करेंगे। एक हम देखेंगे बेटा M+2 से M में जाने का, और एक हम देखेंगे M+3 से M+2 में जाने का पोटेंशियल। ठीक है बेटा, जब भी हम बात करेंगे पोटेंशियल की तो हमारे पास वैल्यू जो है वो दो टाइप की हो सकती हैं। एक हो सकती है कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो, और एक हो सकता है कि ये वैल्यू कैसी हो, हमारी नेगेटिव हो। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है बेटा, कि ये जो मेरी स्पीशीज है ये जल्दी से M+2 से M में कन्वर्ट होना चाहती है। ठीक है, यानी कि इसके लिए बेटा जो मेरी M स्टेट है वो कैसी है, स्टेबल है। M स्टेट कैसी है, हमारी ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए चाहती कि मैं जल्दी से M+2 से किस में कन्वर्ट हो जाऊं, M में कन्वर्ट हो जाऊं, यानी कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर बेटा ये वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी कि M+2 जो है वो M में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है। ठीक है, यानी कि इस केस में हमारे पास M+2 जो है वो स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, इसको बेटा पहले हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है, तभी हमें इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। इस टॉपिक का जो ट्रेंड है वो भी हमें तभी क्लियर हो पाएगा। फिर से सुनो बेटा, मैं क्या कहा है मैंने, कि हमारे पास बेटा हम इसमें दो तरीके की वैल्यूज देखते हैं। एक हम देखते हैं M+2 से M में जाने की, एक हम देखते हैं M+3 से M+2 में जाने की। अगर बेटा ये वैल्यू M+2 से M में जाने की E0 वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है, यानी कि यहाँ पर मेरा M+2 चाहता है मैं जल्दी से M में कन्वर्ट हो जाऊं, यानी कि M क्या है, इसके लिए स्टेबल स्टेट है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है बेटा, यानी कि M+2 M में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है, इसका मतलब M+2 अपने आप में क्या है, स्टेबल है। सेम बेटा अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, यहाँ पर भी मेरी वैल्यू क्या आ सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि बेटा M+2 जो है मेरा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, M+3 चाहेगा मैं जल्दी से M+2 में कन्वर्ट हो जाऊं, क्यों, क्योंकि M+2 मेरे लिए ज्यादा स्टेबल है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है बेटा, यानी कि M+3 M+2 में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है, यानी कि M+3 अपने आप में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई कि ये वैल्यूज का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ट्रेंड भी अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम, ये हमारे पास बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी जो ये वैल्यू है ये कितनी इसकी पॉजिटिव होगी, कितनी नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करती है। तो बेटा हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या होती है बेटा ये, कि मेरे एटम्स जो है मेटल में वो कैसे हैं, एकदम आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए इनको अलग अलग करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि मैं एनर्जी दूंगी तब ये एटम्स आपस में अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि किसी भी मेटल के एटम में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं कितनी एनर्जी दे रही हूं, उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है बेटा, ये दोनों एंथैल्पीज जो है वो मुझे क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। किसी भी एटम में क्या करनी पड़ती है बेटा, मुझे देनी पड़ती है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन। अब बेटा जब मैंने दोनों एंथैल्पीज दी तब क्या हुआ होगा, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा और वो क्या बन गया होगा, मेरा आयन बन गया होगा, कैटायन बन गया होगा। ठीक है, अब बेटा ये जब कैटायन किसी एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो ये क्या करेगा, अपने आसपास एक वाटर का शेल बनाएगा और स्टेबल हो जाएगा। जैसे केमिस्ट्री में कोई चीज स्टेबल होती है वो क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। सो ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है बेटा, ये एनर्जी क्या हुई है, हमारी रिलीज हुई है।
यानी कि बेटा 3 एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 2 एनर्जी हम दे रहे हैं, 1 एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर बेटा ये जो देने वाली एनर्जी है इसका सम ज्यादा हुआ और जो रिलीज वाली एनर्जी है उसका वैल्यू कम हुई, तब क्या होगा, मेरा जो एटम है बेटा वो क्या होगा, अपनी नॉर्मल स्टेट में ही रहेगा, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या बताया बेटा मैंने, अगर मैं इसको अगर नंबर 1 दे दूं, इसको मैं नंबर 2 दे दूं, इसको मैं नंबर 3 दे दूं, मैंने केस करा वो क्या किया बेटा हमने कि मेरा जो 1 + 2 है अगर उसकी वैल्यू बेटा ज्यादा है और 3 जो रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू कम है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, मेरे एटम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी कि मेरी जो m स्टेट है वो क्या मानी जाएगी, स्टेबल मानी जाएगी। ठीक है, अगर बेटा ये दोनों वैल्यूज की ये दोनों एंथैल्पी की वैल्यू कम हुई और ये रिलीज वाली ज्यादा हुई, अब मैं क्या बोल रही हूँ, m2 कम है और 3 वाला मेरा ज्यादा है, यानी कि जो रिलीज हो रही एनर्जी वो ज्यादा है, यानी कि बेटा जो मेरी m+2 स्टेट है वो इस केस में क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो बेटा अब हम मूव करते हैं अपने जनरल ट्रेंड के ऊपर कि m+2 से m वाला जो मेरा जनरल ट्रेंड है वो मुझे क्या कहता है। बेटा ये एनसीईआरटी के ही इसी से रिलेटेड ये इसका ग्राफ है और ये इसका बेटा टेबल वैल्यू है। ठीक है, ग्राफ अगर बेटा आप देखते हो तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे बेटा हमने स्कैंडियम नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम बेटा हमारा +2 स्टेट शो करता ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे स्कैंडियम को ओमिट कर दिया है, नहीं लिया है। तो हमारा वैल्यूज हमारी देखनी कहां से शुरू हो रही है बेटा, टाइटेनियम से शुरू हो रही है। तो बेटा जब हम टाइटेनियम से अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो मेरी बेटा जो वैल्यू है, ई नोट की वैल्यू है वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। -1.5 थी, अब वो क्या हो रही है, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो क्या हो रहा है बेटा, जो उसकी नेगेटिव वैल्यू है वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि बेटा हमारे पास क्या हो रहा है कि जो मेरा एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। तो यानी मेरी जो m स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती जा रही है। ये ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि along the period आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए जो मेरी m स्टेट है वो क्या होती जा रही है, ज्यादा स्टेबल होती जा रही है। इसीलिए बेटा ये हमारी वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हमारा जनरल ट्रेंड है बेटा। यही बेटा यहाँ पर इसी टेबल में क्या दे रखी है, हमें वैल्यूज दे रखी है। देखो -1.63 से -1.18, देन -0.90। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रही है, वैल्यू हमारी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड, और ये हमारी क्या है बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यूज है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि जब बेटा मैं क्रोमियम से मैग्नीज पे गई तो मैग्नीज में क्या हुआ बेटा, वैल्यू एकदम से फिर से ज्यादा नेगेटिव हो गई। वैल्यू क्या हो गई, एकदम से ज्यादा नेगेटिव हो गई। इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग, पर क्या होगी बेटा, वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो गई है। यानी कि फॉर Mn E नॉट Mn+2 टू M वैल्यू इज मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, फिर से वही बात है कि Mn+2 जो है Mn में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है। Mn+2 क्या है हमारे पास, स्टेबल है। किस लिए स्टेबल है, D5 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या है, ये मेरा स्टेबल है। इसलिए वो कहता है भाई मैं तो Mn+2 में ही खुश हूं, मैं Mn में कन्वर्ट होना नहीं चाहता हूं, इसलिए वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, करते हैं बेटा निकल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ बेटा ऐसा जाना चाहिए था। ठीक है, पर बेटा हमारा जो निकल की वैल्यू है उसमें क्या हुआ है, काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऐसा बेटा क्यों हुआ है, अगर आप निकल को ध्यान से देखोगे तो निकल की बेटा जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन काफी ज्यादा होने से क्या हो गया है कि जो हमारा Na+2 आयन है बेटा वो कैसा हो जाता है, स्टेबल होने लग जाता है। जब Na+2 हमारा स्टेबल होने लग जाएगा तो हमारा क्या होगा बेटा, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव
हो जाएगी। इसीलिए बेटा क्या होता है हमारे पास निकल के लिए वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा Na+2 हैज हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कॉपर। कॉपर को बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पूरे 3D में सिर्फ एक कॉपर ही है जिसकी ई नोट वैल्यू क्या है, 0 से ऊपर है, यानी कि इसकी ई नोट वैल्यू कितनी है बेटा, पॉजिटिव है। कितनी है इसकी, 0.34 वोल्ट। कॉपर की बेटा इतनी हाई वैल्यू क्यों होती है, पॉजिटिव नंबर क्यों होता है बेटा? क्योंकि बेटा कॉपर की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, 1 और 2 जो होती है वो वेरी वेरी हाई होती है। इतनी ज्यादा हाई होती है कि कॉपर को बेटा कॉपर+2 में कन्वर्ट करने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए कॉपर कहता है कि भाई मैं तो अपनी ग्राउंड स्टेट में ही क्या हूं, स्टेबल हूं, मुझे +2 में कन्वर्ट होना ही नहीं है। इसीलिए बेटा इसकी ई नोट वैल्यू क्या होती है, काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है। इसी एक रीजन की वजह से बेटा जो कॉपर है हमारा, अगर आपको ध्यान हो, हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, क्या थी, कैटिना ने कार मांगी, ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर ऑडी। उसमें बेटा कॉपर कहाँ होता है, काफी नीचे होता है, हाइड्रोजन से भी नीचे होता है, ठीक है। यानी कि बेटा कॉपर को डिस्प्लेस करना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। इसी रीजन की वजह से बेटा जो हमारा कॉपर है वो हमारा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे आता था, और वो किसी भी एसिड के साथ जब उसको रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करा पाता था। अगर आपको बेटा अपनी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो क्या थी बेटा हमारे पास, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर ऑडी, ठीक है बेटा। तो जो हमारा कॉपर है, जो हमारा बेटा कॉपर है वो क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। तो क्या होता है बेटा, कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। यानी कि बेटा कॉपर में अगर मैं H2SO4 डालती हूँ तो यहाँ पर कोई रिएक्शन मेरे पास नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बेटा, प्रोड्यूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बेटा? क्योंकि कॉपर जो है उसको कॉपर में ही रहना पसंद है, वो कॉपर+2 में कन्वर्ट नहीं होता है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ जो हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि कंसंट्रेटेड HNO3, सिर्फ और सिर्फ बेटा वो ही क्या करते हैं, कॉपर के साथ रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज बेटा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर HCl हो गया, ये कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। कि बेटा हमारे पास जिंक की जो बेटा ई नोट वैल्यू है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। बेटा अगर आपको अपना ग्राफ ध्यान हो तो हमारे पास बेटा जो जिंक है उसकी ई नोट वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा नेगेटिव है। क्यों हो रही बेटा काफी ज्यादा नेगेटिव? अब आपको खुद इसका आंसर देना चाहिए कि यानी कि बेटा हम कहना चाह रहे हैं कि Zn+2 टू Zn की वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब बेटा जो Zn+2 है वो Zn में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है। Zn+2 स्टेट हमारे लिए क्या है बेटा, काफी ज्यादा स्टेबल है। क्यों है स्टेबल? ड्यू टू इट्स D10 कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए बेटा ये वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं M+3 टू M+2 की जो हमारी ई नोट वैल्यूज हैं उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस। बेटा Sc+3 स्कैंडियम+3 टू स्कैंडियम+2 की वैल्यू जो होती है काफी ज्यादा लो होती है। क्यों होगी लो भाई? क्योंकि बेटा Sc+3 जो है वो हमारा क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल है। स्कैंडियम बेटा हमने पहले भी करा था, स्कैंडियम सिर्फ एक डी ब्लॉक का ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विच इज Sc+3। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ जाने की काफी ज्यादा नेगेटिव है। देन वी हैव बेटा वेरी हाई ई नोट वैल्यू ऑफ Zn+3 टू Zn+2 आयन। क्यों बेटा? क्योंकि Zn+2 क्या है हमारे पास, काफी ज्यादा स्टेबल है। क्यों है स्टेबल? ड्यू टू इट्स D10 कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए बेटा फटाक से वो चाहते हैं Zn+2 में कन्वर्ट हो और ये वैल्यू क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। अगेन बेटा जो ई नोट वैल्यू है Mn+3 टू Mn+2 ये भी क्या है, काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है, हाई होती है। क्यों? क्योंकि Mn+2 हमारा क्या है बेटा, स्टेबल है ड्यू टू इट्स D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, सारा का सारा बेटा कॉन्फ़िगरेशन का ही हमारा खेल है। नेक्स्ट है बेटा, अब आप इसका आंसर खुद देने की कोशिश करो कि Fe+3 टू Fe+2 की वैल्यू लो है।
हाँ जी बेटा, क्यों होगी लो? क्योंकि बेटा Fe+3 क्या है हमारा इस केस में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्यों है स्टेबल? ड्यू टू इट्स D5 कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये Fe+2 में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? लो हो जाएगी। प्रॉपर्टी देखते हैं उनकी कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर यूज्ड टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है बेटा, जब ये एक अपनी मेटालिक फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलेटिस में होते हैं, तो बेटा इनके बीच में छोटे छोटे से गैप होते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। इन वॉइड्स में बेटा जो हमारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के एटम होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, काफी छोटे साइज के हैं, ये आराम से फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। कि जो हमारे बेटा छोटे साइज के एटम्स हैं ये क्या हो जाते हैं बेटा? दे फिट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जिसकी वजह से क्या बनता है बेटा? हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है बेटा, इसका स्ट्रक्चर है ये। तो इनकी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज क्या है कि ये बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो बीच में थोड़ा सा स्पेस है वो भी फिल हो गया तो इस वजह से हार्ड हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, पर ये प्योर मेटल की तरह कंडक्टिव होते हैं। ठीक है, प्योर मेटल की तरह क्या रहते हैं? कंडक्टिव रहते हैं। दे बिकम केमिकली इनर्ट। ठीक है, और बेटा ये जो इनका बॉन्डिंग है, कंपाउंड है, ना तो ये प्योर आयनिक है ना ये प्योर कोवलेंट है, क्योंकि जस्ट हमारा क्या बना एक तरीके का सॉल्यूशन टाइप से बन गया है। एंड इट कैन बी नॉन स्टोशियोमेट्रिक। नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मतलब क्या है बेटा? कि जैसे हमारे यहाँ पर TiH1.7 ये भी हो सकता है, मतलब कि जरूरी नहीं है जैसे हमारे नॉर्मली क्या होते हैं सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं? प्रॉपर स्टोशियोमेट्री में होते हैं, पर इनका जरूरी नहीं है बेटा कि ये प्रॉपर स्टोशियोमेट्री में रहें। तो ये इनकी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एलॉयज फॉर्मेशन। बेटा एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज हमारे पास होमोजेनस सॉल्यूशंस होते हैं कि जब दो मेटल्स या कोई मेटल और नॉन मेटल आपस में मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हमारे एलॉयज कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या होते हैं बेटा? ये भी अगेन वेरी हार्ड होते हैं, बहुत इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और ये कैसे होते हैं बेटा? नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना एलॉय व्हील्स देखते हैं हम लोग जो हमारी गाड़ी में लगे होते हैं, क्यों लगाते हैं उनको? ताकि उनमें बेटा रस्टिंग ना हो। ठीक है, दे डू नॉट रस्ट इजीली, इसीलिए बेटा हम इनको ज्यादा यूज करते हैं। रस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं बेटा ये? क्योंकि ये क्या है? नॉन रिएक्टिव है, इनका नेचर कैसा हो गया है? इनर्ट हो गया है, और ये जो प्योर मेटल है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए हम इनको ज्यादातर यूज करते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एलॉयज के। ये आपको बेटा एज सच ही याद करने हैं क्योंकि कई बार ये आपसे डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है बेटा, डेंसिटी का ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, ये भी एनसीईआरटी का ही टेबल है बेटा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बेटा हमारी डेंसिटी जो है वो अलोंग द पीरियड क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, क्या होता है बेटा डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, वॉल्यूम जो होती है हमारी किस पे डिपेंड करती है? हमारे रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि बेटा अगर मेरा रेडियस जो है वो कम होता जाएगा तो मेरी वॉल्यूम भी कम होती जाएगी, और वॉल्यूम कम होती जाएगी तो डेंसिटी क्या होती जाएगी? मेरी इंक्रीज होती जाएगी। तो बेटा अगर आपको आपका ग्राफ याद हो एटॉमिक रेडियाई का, कैसा ग्राफ बनाया था बेटा? हमने कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाया था कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं बेटा हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता रहता है? धीरे धीरे करके कम होता रहता है, जिस वजह से हमारी डेंसिटी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती रहती है। पर एंड में आके बेटा हमारा जो जिंक था उसका एटॉमिक रेडियाई क्या हुआ था? एकदम से ज्यादा हो गया था। क्यों ज्यादा हुआ था? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इसीलिए बेटा जिंक की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? इस ट्रेंड से अलग हो जाती है। यहाँ पे इसकी डेंसिटी और बढ़नी चाहिए थी पर इसकी डेंसिटी क्या हो गई है? लेस हो गई है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया है? एकदम से इंक्रीज हो गया है। तो डेंसिटी जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस।